अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद साद बेग है। आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डाइवर्स बायोलॉजी बाय मोहम्मद साद बेग। आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है वो है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर, जो सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टैसिस हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 1 इसका हम डिलीवर कर चुके हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे लास्ट लेक्चर जो मिल जाएगा सेकेंड ईयर का, वो सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 2 है हमारा, और इसमें हम बात करेंगे होम्योस्टैसिस मैकेनिज़्म की, कि होम्योस्टैसिस जो है वो किस मैकेनिज़्म की बेस पर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो हम होम्योस्टैसिस स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और हमारा सबसे पहला ये टॉपिक यही है। आज के जो हमारा टॉपिक है वो मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टैसिस है। अब होम्योस्टैसिस के मैकेनिज़्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है द मैकेनिज़्म ऑफ द होम्योस्टैसिस इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम नॉन एज फीडबैक सिस्टम। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है द मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टैसिस इज़ बेस्ड ऑन अ सिस्टम नॉन एज फीडबैक सिस्टम। यानी जो हमारा होम्योस्टैसिस का मैकेनिज़्म है वो एक सिस्टम पे बेस करता है, और उस सिस्टम का नाम है फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम क्या होता है, हम फीडबैक सिस्टम को यहाँ पर डिफ़ाइन करते जाएँ तो फीडबैक सिस्टम आपके पास यहाँ पर, अगर हम बोलें कि बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो क्या कर रहा है, चीज़ों को चेक और बैलेंस कर रहा है, चीज़ों को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, और चेक करने के बाद उस चीज़ को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो ये इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रेजेंट इन अ बॉडी। यानी ये एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है बायोकेमिकल रिएक्शंस का या फिर किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस का। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि बॉडी किस तरह की, बॉडी के अंदर किस तरह की चेंजिंग आ सकती है, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, यानी क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं बॉडी के। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट में ही लिखा हुआ है वेरिएबल ऑफ द बॉडी। वेरिएबल ऑफ द बॉडी की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बॉडी में वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ अ वेरिएबल ऑफ द बॉडी। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके पास टेम्परेचर हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल हो सकता है, ब्लड का pH हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारी बॉडी में क्या है, वेरिएबल के तौर पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर फीडबैक सिस्टम जो है वो कुछ चीज़ों पर बेस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ द फीडबैक सिस्टम। अब कंपोनेंट ऑफ द फीडबैक सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ द फीडबैक सिस्टम कौन कौन से हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं जो कंपोनेंट ऑफ द जो फीडबैक सिस्टम क्रिएट कर रही होती हैं। आपके पास सबसे पहले जो चीज़ है वो है रिसेप्टर, दूसरी जो चीज़ है वो है कंट्रोल सेंटर, और जो तीसरी चीज़ है वो आपके पास क्या है, इफेक्टर है। रिसेप्टर क्या होते हैं, कंट्रोल सेंटर क्या है, और इफेक्टर क्या है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रिसेप्टर, और रिसेप्टर की अगर हम बात करते हैं तो रिसेप्टर क्या है, डिटेक्ट चेंजेस अकर इन अ एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी एंड रिपोर्ट दिस चेंज टू द कंट्रोल सेंटर। यानी अगर मैं बात करता हूँ कोई चेंज आया है बॉडी के आउटसाइड पे, चेंज आया है कहाँ पर, आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, उसको जो चीज़ रिसीव करेगी, यानी कोई चीज़, कोई मैसेज जो रिसीव होगी वो कौन करेगा, वो रिसेप्टर करेगा। और रिसेप्टर क्या, उसको रिसीव करने के बाद उसको स्टूवर्ड्स भेज देगा कंट्रोल सेंटर के, जहां उस चीज़ को देखा जाएगा कि आया उस चीज़ को क्या, उस जो चेंज है उसके ख़िलाफ़ क्या रिस्पॉन्स क्रिएट करना है या क्या करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड जो चीज़ है वो है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या होता है, कंट्रोल सेंटर को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल सेंटर क्या है, कंट्रोल सिस्टम इट डिसाइडेड अप्रोप्रिएट एक्शन कॉल्ड रिस्पॉन्स। यानी अब कंट्रोल सेंटर डिसाइड करेगा कि उस मैसेज या उस चेंज या उस स्टिमुलस का क्या, उसके ख़िलाफ़ क्या करना है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और जो भी एक्शन होगा उस चेंज के ख़िलाफ़ उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट द चेंज। ठीक है, और इसके बाद इस रिस्पॉन्स को जो आपके पास क्या होगा, परफॉर्म करेगा, उससे हम कहते हैं इफेक्टर।
हमारा जो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है फीडबैक सिस्टम का वो है हमारे पास इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर आपके पास क्या करते हैं? इफेक्टर क्या कहते हैं? रिसीव करते हैं कंट्रोल सेंटर से मैसेजेस को, ठीक है, जो भी वो एक्शन करना है उन्होंने वो उस चीज़ को रिसीव करेंगे और उसके खिलाफ फिर आपके पास क्या करेंगे? रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इफेक्टर, दीज आर द ऑर्गन यूजली मसल और द हार्मोन, यानी आपके पास जो इफेक्टर्स होते हैं वो मोस्टली मसल्स हो सकते हैं या फिर आपके पास हार्मोन हो सकते हैं, दैट परफॉर्म द एक्शन अगेंस्ट द स्टिमुलस। एक्शन परफॉर्म करेंगे स्टिमुलस के खिलाफ, और इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यानी अगर हम यहाँ पे एक थोड़ा सा फ्लो देख लेते हैं तो चेंज आया, रिसीव करा, रिसेप्टर ने भेज दिया कंट्रोल सेंटर की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंट्रोल सेंटर के पास मैसेज आ चुका है, कंट्रोल सेंटर उसको क्या करेगा? एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद उस मैसेज को भेज देगा कहाँ पर? टूवर्ड्स द इफेक्टर, ठीक है, इफेक्टर के पास भेज देगा। और इफेक्टर्स क्या, अब अगर हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, अब इफेक्टर के पास जब मैसेज आ गया तो इफेक्टर उसके खिलाफ क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे। तो हमारे पास क्या थे? कंपोनेंट ऑफ द इफेक्टर्स हमारे पास क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे। और ये आपके पास क्या थे? कंपोनेंट ऑफ द फीडबैक सिस्टम आपके पास थे। अब कंपोनेंट ऑफ द फीडबैक सिस्टम के बाद आपके पास अगर हम बात करते हैं, कंपोनेंट ऑफ द फीडबैक सिस्टम के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर फीडबैक सिस्टम की कुछ टाइप्स होती हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ द फीडबैक सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप ऑफ द फीडबैक सिस्टम की, तो दो तरह के हमारे पास फीडबैक सिस्टम होते हैं। यानी जो फीडबैक सिस्टम के रिस्पॉन्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको अभी तक का लेक्चर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ इसको आगे शेयर करें। अब हमारे आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हमारे पास एक ऐसा रिस्पॉन्स है, या नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिसमें हमारे पास जो बॉडी रिस्पॉन्स होता है उसके अपोजिट, यानी कोई भी रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी उसके अपोजिट कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है। यानी अगर हम बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ किसी चीज़ की लिमिट बढ़ रही है तो उसको कम करके वापस से उसके सेट पॉइंट पे लेके आया जाएगा, या अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसको बढ़ा के वापस से उसके सेट पॉइंट पर लेके आया जाएगा। और इस तरह का जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, दैट टाइप ऑफ फीडबैक रिस्पॉन्स विल बी नोन एज नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स क्या है। अ फीडबैक इन विच द सिस्टम रिस्पॉन्स टू द perturbation in the opposite direction as to the perturbation, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी चीज़ के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आपके पास कोई चीज़ बढ़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक कोई रिस्पॉन्स होता है, तो अगर हम बात करते हैं इस तरह का जो सिस्टम होता है उसे हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। और इसके यहाँ पे एग्जांपल एक थोड़ा सा और इसको डिफ़ाइन करते हैं एमकैट के हवाले से भी, क्योंकि हमने आपको बोला था कि हमारे जो सेकेंड ईयर के लेक्चर होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि डिटेल में बात करें। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक को डिटेल में देखें। तो नेगेटिव फीडबैक इज़ अ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम इन विच इट फीडबैक टू द इनपुट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम आउटपुट, ठीक है। यानी कि हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है जो फीडबैक की इनपुट को क्या कर रहा होता है, सिस्टम की आउटपुट से लिंक कर रहा होता है। सो एज द रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, यानी जो आपके पास डायरेक्शन आ रही है चेंज की, उस जो आपके पास आउटपुट की चेंज की डायरेक्शन आ रही है, हमेशा जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, आपके पास काम करेगा। इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज और रीस्टेबलाइज्ड इंटरनल इक्विलिब्रियम, यानी ये आपके पास जो भी ऑर्डर होगा, जो भी सिस्टम है उसका जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनको वापस से स्टेबलाइज किया जा सके या फिर रीस्टेब्लिश किया जा सके इंटरनल इक्विलिब्रियम को। अब यहाँ पर एक हम एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की। अगर यहाँ पे आपको नज़र आए तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की एक एग्जांपल हमने यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स की या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की हमने एक एग्जांपल ली है,
और यहाँ पे हम एग्जांपल जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल की, ठीक है। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है, व्हेन ब्लड ग्लूकोज शुगर कह लें या ग्लूकोज कह लें, एक ही बात है, राइज इट इनिशिएट्स द सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन बाय पैंक्रियाज। यानी जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है अपनी लिमिट से, तो ये क्या करता है, इनिशिएट करता है सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन बाय पैंक्रियाज। क्या कर रहा होता है, जो इंसुलिन को रिलीज करवा रहा होता है, कहाँ से, पैंक्रियाज से, ठीक है। द इंसुलिन इज टर्न सेंड अ सिग्नल टू द लिवर एंड मसल एंड अदर सेल्स। अब जो आपके पास इंसुलिन है वो सिग्नल जनरेट करता है किसके लिए, लिवर और मसल्स के लिए और दूसरे सेल्स के लिए, कि जो एक्सेस ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, उसको क्या कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ठीक है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है, सम इज स्टोर एज अ ग्लाइकोजन एंड अदर स्टोर एज अ बॉडी फैट। यानी कुछ आपके पास ग्लूकोज जो होती है वो एज अ इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और कुछ आपके पास इन अ फॉर्म ऑफ फैट क्या हो जाती है, बॉडी में स्टोर हो जाती है। और उसके बाद आपके पास जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो वापस से मेंटेन हो जाता है कम होकर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्लूकोज लेवल इन ब्लड होता कितना है। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज लेवल इन ब्लड की, तो हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल की। एक को हम कहते हैं फास्टिंग कंडीशन, यानी फास्टिंग कंडीशन, और दूसरा आपके पास होता है रैंडम कंडीशन। फास्टिंग कंडीशन की जो शुगर लेवल होती है उसे कहते हैं FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल लेवल जो फास्टिंग ब्लड शुगर का है वो है 70 to 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। पर डेसीलीटर आपके पास कितने मिलीग्राम होगा, 70 to 90 मिलीग्राम होगा ग्लूकोज का लेवल। अच्छा, अगर 99 से बढ़ जाए तो आप फास्टिंग ग्लूकोज, और कितना बढ़ जाए, 102 हो जाए 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो आपके पास इसे हम कहते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन। आपको पता है डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर और वो कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ रहता है। इस तरह की जो डिजीज़ होती है उसे हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्री डायबिटिक का मतलब अभी स्टार्ट हुई है डायबिटीज़, यानी अभी इतने ज़्यादा परमानेंट डिजीज़ नहीं हुई, अभी स्टार्ट हो रही है, इनिशियल स्टेज पर है। तो वो आपके पास फास्टिंग कंडीशन में कब हम कहेंगे कि ये इनिशियल स्टेज पर है, 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जब होगा ब्लड का ग्लूकोज लेवल। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं 125 से अराइज हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, मोर देन 125 पर यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, तो हम इसको कंफर्म कह सकते हैं कि अब इसको क्या हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है जिसे हम क्या कह रहे हैं, फास्ट रैंडम ब्लड शुगर, यानी अगर हम बात करते हैं रैंडम कंडीशन की तो उसे हम कहते हैं RBS, यानी रैंडम ब्लड शुगर। और रैंडम ब्लड शुगर आपके पास कितनी होती है, लेस देन 200 पर मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, ठीक है। अब ये जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल होता है ये हम करते हैं आफ्टर 2 आवर ऑफ मील, यानी कुछ भी खाने के 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आपके पास जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जज किया जाएगा, वो आपके पास क्या है, मेंटेन चेक किया जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी आपके पास 160 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, लेकिन यानी 200 के नीचे तक होना चाहिए, 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन हमारे पास है, यानी अगर हम बात करें जिस तरह प्री डायबिटिक हमने बात की थी फास्टिंग में, तो इसी तरह प्री डायबिटिक कंडीशन होगी जब 200 से बढ़ जाएगा ग्लूकोज लेवल, तो और कितना बढ़ जाएगा, 201 से लेकर 234 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जब पहुंच जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास फिगर है इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये आपके पास इनिशियल स्टेज है RBS कंडीशन के अंदर, यानी रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर, प्री डायबिटिक केस के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि 234 हो जाए या 234 से ज़्यादा हो जाए, तो हम इस कंडीशन को कहते हैं, इस टाइम हम पेशेंट को कहते हैं कि यू आर सर्विंग विद डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है।
क्योंकि डायबिटीज़ फर्दर बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ इंसिपिशेंट है, डायबिटीज़ गैस्ट्रिक डायबिटीज़ है, साइकोलॉजिकल डायबिटीज़ है, तो ये डिफरेंट टाइप की डायबिटीज़ होती हैं। लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होती है? डायबिटीज़ मेलाइटिस आपके पास एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, बड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं वापस से कि नेगेटिव फीडबैक लूप या नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स किस तरह होगा। तो हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है मेंटेन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो हमारे पास यहाँ मैंने आपके पास यहाँ हेडिंग लगाई हुई है फैट ऑफ एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज इन अ बॉडी। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको एग्जांपल में समझाया था कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होगा, ठीक है, तो वो सर्व करेगा एज अ स्टिमुलेटर, यानी एज अ मैसेज काम करेगा। वो क्या करेगा, मैसेज काम करेगा, जाएगा टूवर्ड्स द रिसेप्टर्स के बाद ये वो मैसेज पहुँचेगा कहाँ पर, पैंक्रियाज में, और पैंक्रियाज एक्ट करेगा एज अ इफेक्टर के तौर पे एक्ट करेगा और वो सिक्रीट करेगा इंसुलिन। अब इंसुलिन जब ब्लड के अंदर रिलीज़ होता है तो क्या होता है, आपके पास जो एक्सेस ग्लूकोज है वो कहाँ क्या होती है, एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाती है। कहाँ पर, बॉडी सेल्स के अंदर, अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन, अंडर द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, यानी ब्लड बॉडी सेल्स में हो रही है और अंडर द सुपरविजन ऑफ अंडर द इंसुलिन हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बॉडी सेल में दो तरह के सेल्स होंगे। आपके पास एक सेल है लिवर सेल्स हैं, दूसरे सेल्स आपके पास है मसल सेल्स। दोनों में आपके पास जो ग्लूकोज स्टोर होने की एबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो आपके लिवर है उसमें 100 ग्राम आपके पास क्या हो सकता है, ग्लूकोज स्टोर हो सकता है, लेकिन किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, 100 ग्राम स्टोर होगा लेकिन किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो रिकन्वर्टेबल होता है। अगर रिकन्वर्टेबल का मतलब है ये रिकन्वर्ट हो सकता है वापस से ग्लूकोज में। यानी अगर हम बात करते हैं अगर कभी ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाए तो पहले हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। जो लिवर के अंदर, वो मेंटेन कैसे करेगी, जो लिवर के अंदर स्टोर ग्लाइकोजन है इसको वापस से कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज में बाय अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ अनदर हार्मोन दैट नेम विल बी अ ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन को कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकागॉन, किसमें, ग्लूकोज में। लेकिन अगर हम बात करते हैं 100 ml से भी अगर 100 ग्राम से भी अगर ज़्यादा है ग्लूकोज लेवल ब्लड में, तो क्या होगा, बाकी सारा डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पर, इन फैट, यानी इन मसल। और किस फॉर्म में होगा, फैट की फॉर्म में होगा। और ये जो फैट की फॉर्म में ग्लूकोज आपके पास क्या होता है, स्टोर होता है बॉडी में, ये नॉन कन्वर्टेबल होता है, यानी ये कन्वर्ट नहीं हो सकता वापस से ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेस मीठा ज़्यादा खाने से बंदा मोटा होता है। ठीक है, तो क्यों मोटा होता है, उसकी रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में वो जो ग्लूकोज है वो इन फैट फॉर्म में क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ से अब इस स्टिमुलेशन के बाद क्या होगा कि ग्लूकोज लेवल वापस से आफ्टर, यानी इंसुलिन जब यहाँ पे सारे ग्लूकोज स्टोर हो गया है तो ग्लूकोज लेवल वापस से क्या हो जाएगा, 2 घंटे बाद रिस्टोर हो जाएगा, यानी रिस्टोर हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास ग्लूकोज लेवल वापस से क्या हो जाएगा, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का लूप था। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारी MCQs भी बन सकती हैं और ये आपका ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी रिपीट होगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारी सेकेंड ईयर का, क्योंकि सेकेंड ईयर में बहुत सारी जगह पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसी टॉपिक की बेस पे, यानी होम्योस्टैसिस की बेस पे बाकी सारी बातें भी कर रहे होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि डिफरेंट हार्मोन का जिक्र होगा, डिफरेंट टाइप्स, जो हार्मोन जहाँ जहाँ जिक्र आएगा वहाँ पर नेगेटिव, यानी आपके पास ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम या फीडबैक सिस्टम का ज़रूर जिक्र आएगा। अब आगे हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक है पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स। तो पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है। पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिसमें आपकी बॉडी का जो सेट पॉइंट है, अगर उससे चीज़ बढ़ रही है, यानी एग्जांपल के तौर पे ये सेट पॉइंट है, उससे कोई चीज़ राइज कर रही है तो बॉडी क्या करेगी, उसको फर्दर इन्हेंस करेगी, यानी फर्दर उसको बढ़ा देगी। या फिर कोई चीज़ कम हो रही है तो बॉडी उसको फर्दर क्या कर देगी, कम कर देगी, यानी नॉर्मल लेवल पे नहीं लेके आ रही बल्कि उल्टा क्या हो रहा है, आपके पास उस चीज़ को कम किया जा रहा है या ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें
यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, अ फीडबैक इन विच द सिस्टम रिस्पॉन्स टू perturbation in the same direction as a perturbation। मतलब कोई भी रिस्पॉन्स होगा बॉडी का, कोई भी रिस्पॉन्स होगा उसकी सेम डायरेक्शन में, अगर आपके पास कोई भी चेंज आ रहा है उसकी सेम डायरेक्शन में बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम विल बी नॉन एज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और वेल डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपके पास एक और लाइन लिखी हुई है, पॉजिटिव फीडबैक इज अ एम्पलीफायर और मैग्नीफाइंग द चेंज। यानी क्या होगा, जो पॉजिटिव फीडबैक है वो या तो सिस्टम को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है, या फिर उसको मैग्नीफाई कर रहा है किसी भी चेंज को, यानी और ज़्यादा बढ़ा रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है। द रिस्पॉन्स इफेक्ट इट मैग्नीफाई, ठीक है, सो दैट इट कैन अकर दैट इट कैन अकर मच फास्टर। यानी जो चेंज आ रहा है उसको और ज़्यादा तेज़ी से ये रिस्पॉन्स करेगा। यानी कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, और पॉजिटिव फीडबैक हो जाता है, तो पॉजिटिव फीडबैक उस चेंजिंग को, उस जो तब्दीली को, जो इफेक्ट आ रहा है उसको और तेज़ी से बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद आपके पास लिखा है, इन दिस फॉर्म ऑफ फीडबैक द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज़ इन्हेंस। यानी जो भी आपका सिस्टम का आउटपुट होगा उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा, इस तरह का जो फीडबैक सिस्टम होगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स की हम देख लेते हैं कि हमारे पास 4-5 एग्जांपल्स हैं, उसके बाद इसको फर्दर हम बात करेंगे, इसको फिर हम इसके एग्जांपल्स को फर्दर हम डिटेल में भी देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स में, वो आपके पास एक क्लॉटिंग फैक्टर और रिलीज टू सील द वॉन्ड। यानी क्लॉटिंग, जितना ज़्यादा ब्लड रिलीज होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से क्या होंगे, ब्लड प्लेटलेट्स आपके पास वहाँ पर जमा होंगे और उस कट को क्या करेंगे, रीहील करेंगे। इसके अलावा दूसरी आपके पास क्या है, एट अ टाइम ऑफ बर्थ, यानी एट अ टाइम ऑफ बर्थ भी जो आपके पास फीडबैक हो रहा होता है वो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है। और दूसरी अगर हमारे पास तीसरी है द फ्रूट ट्रैपिंग, देखिए जब फ्रूट पकता है तब भी आपके पास क्या होता है, तब भी आपके पास पॉजिटिव फीडबैक हो रहा होता है। इन मैचुरेशन साइकिल, फीमेल बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसमें वो मैचुरेशन साइकिल कहते हैं, उसमें भी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, इन द केस ऑफ फीवर की केस में भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप ऑफ पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स। टाइप ऑफ पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स हो सकती हैं पॉजिटिव फीडबैक की। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स की, अगर हम बात करते हैं इससे पहले नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स की, तो नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स बॉडी में ऑलमोस्ट प्रॉपरली यूज़फुल था, लेकिन अगर हम बात करते यूज़फुल होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स की, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके पास यूज़फुल भी हो सकता है, यूज़फुल रिस्पॉन्स के तौर पर भी काम कर सकता है, और दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें हार्मफुल रिस्पॉन्स के तौर पर भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास एक रिस्पॉन्स है जिसे हम कहते हैं यूज़फुल पॉजिटिव फीडबैक, और एक आपके पास से क्या है, हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल को एक दो एग्जांपल्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एग्जांपल ऑफ यूज़फुल पॉजिटिव फीडबैक। अब यूज़फुल कौन सा है, उसमें हमारे पास एग्जांपल है एट अ टाइम ऑफ बेबी बर्थ, यानी बेबी बर्थ के तौर, जब बेबी की बर्थ हो रही होती है तब आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है। अब यहाँ पैराग्राफ आपके पास लिखा हुआ है लाइन टू लाइन, मैं इसको रीड करके बता देता हूँ। लिखा हुआ है, चाइल्ड बर्थ इज़ परहैप्स द मोस्ट क्रिटिकल एग्जाम्पल ऑफ द यूजफुल पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स इन चाइल्ड बर्थ व्हेन अ फीटस हैड पास अप अगेंस्ट द सर्विक्स। सर्विक्स एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है। इसको हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, किससे का मौजूद होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने बात करी जो फीटस का हेड है वो पास होता है अगेंस्ट द सर्विक्स, इट स्टिमुलेट। अब ये सर्विक्स से पास हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये ऑक्सीटोसिन कॉज करता है एक यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल्स, जो यूट्रस के मसल्स हैं, जो यूट्रस की वॉल हैं, वो क्या होने शुरू होंगी, और ज़्यादा तेज़ी से क्या होने शुरू हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगी। दिस मूवमेंट ऑफ द फीटस इवन क्लोजर टू द सर्विक्स, ये इस मूवमेंट की वजह से जो होगा, जो फीटस है वो सर्विक्स की जो ओपनिंग है उसके करीब होता जाएगा। इट कॉज मोर ऑक्सीटोसिन, यानी ये जो मूवमेंट है ये क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन के लेवल को और ज़्यादा प्रोड्यूस करवाएगी बॉडी के अंदर, अनटिल चाइल्ड बर्थ अकर एंड द बेबर लीव द वॉम। यानी आपके पास जो यूट्रस, यानी जो
हम कह सकते हैं जो हमारे पास जहाँ पर बेबी बर्थ कर रहा होता है, वॉर्म जो जहाँ जिसे हम यूट्रस कह रहे हैं, वहाँ से जब तक पास नहीं हो जाता उस वक्त तक ये ही एक्शन रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक फ्लो बनाया हुआ है, एक साइकिल बनाई हुई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो साइकिल में आपके पास है हेड ऑफ द बेबी प्रेस सर्विक्स, फिर आप मैसेज जाएगा कहाँ पर, नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सर्विक्स टू द ब्रेन, यानी नर्व इम्पल्स जा रही, मैसेज जा रहा है सर्विक्स से कहाँ पर, टुवर्ड्स द ब्रेन। ब्रेन के बाद अगर हम बात करते हैं, ब्रेन स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, टू सिक्रीट द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करते हैं, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा ब्लड के अंदर तो वो ब्लड से कैरी आउट होगा कहाँ पर, यूट्रस तक, और यूट्रस में आके ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा यूट्रस की वॉल्स को, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एंड पुश द बेबी टूवर्ड्स द सर्विक्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक का यूज़फुल रिस्पॉन्स था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स की। और नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल है फीवर की। ठीक है, एग्जांपल हम ले रहे हैं फीवर की। तो फीवर की अगर हम बात करते हैं तो फीवर आपके पास आल्सो कॉल्ड पायरेक्सिया, साइंटिफिक नेम है पायरेक्सिया। फीवर को मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल हाई अब पायरेक्सिया क्या है, एबनॉर्मल हाई बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब नॉर्मली हाई बॉडी टेम्परेचर को हम क्या कह रहे हैं, फीवर या पायरेक्सिया कह रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। मिडिल टेम्परेचर आपके पास क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर या मिडिल टेम्परेचर अगर बात कर लें हैं, वो आपके पास है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मॉडरेट टेम्परेचर तक आता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए, 105 से ज़्यादा हो जाए, 108, 6, 7, 8 तक पहुंच जाए, तो ये आपके पास सीरियस कंडीशन हो जाती है। ये यानी आपके पास ये हार्मफुल फीवर कह सकते हैं इसको हम, ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है टेम्परेचर की। इसमें यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है हाई फीवर कॉज मेटाबॉलिक चेंज दैट प्रेस द फीवर हायर एंड हायर। जब आपके पास क्या होता है, जब हाई फीवर कॉज होता है तो मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, चेंज आता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है मेटाबॉलिज्म क्या होती है, मेटाबॉलिज्म किसी चीज़ का बनना या टूटना, उसमें चेंज आता है। तो आपके पास फीवर प्रेस होता है हायर टू हायर, यानी फीवर बॉडी क्या कर रही होती है कि फीवर को और ज़्यादा बढ़ा रही होती है। रियली बॉडी टेम्परेचर में बी रीच टू 113 यानी 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जब पहुँचता है, तो सो दैट द सेलुलर प्रोटीन स्टॉप वर्किंग, जो सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन है वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। और जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो क्या होती है, सेल की डेथ कोस होती है। और इसी तरह जब सेल की डेथ होगी तो ह्यूमन बॉडी की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यानी आपके पास हाई ग्रेड फीवर यानी 113 के बाद डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद जब अगर बात करते हैं किसी भी बॉडी की हो सकती है, डेथ हो सकती है। यहाँ पे एक फ्लो अगेन बनाया हुआ है हमने, यहाँ पे हम फ्लो की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ अप टू 113 फ़ारेनहाइट, क्या हो गया, सेलुलर प्रोटीन ने स्टॉप कर दी वर्किंग और क्या हुई, आपके पास कॉज हो गई डेथ। ये आपके पास एक हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स था। हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स की एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक की हार्मफुल एग्जांपल आपको कम मिलेंगी। तो यहाँ पे हमने ब्लड प्रेशर की भी बात की है। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर कॉज फॉल सिग्निफिकेंटली इफ़ अ पर्सन लूज अ लॉट ऑफ ब्लड ड्यू टू द ट्रॉमा। यानी अगर हम बात करते हैं, अगर कोई बंदा गिर गया है या उसको कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसने क्या किया है, बहुत सारा ब्लड लॉस कर दिया है बॉडी से, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बॉडी में कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड वेरिएबल दैट्स लीड द हार्ट इंक्रीज द रेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन और मोर स्ट्रांगली। यानी आप क्या करेंगे, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है किसके लिए, हार्ट की इंक्रीज कर देगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन को, रेट को भी बढ़ा देगा और उसकी कॉन्ट्रैक्शन को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बढ़ा देगा। और जिस चेंज की वजह से आपके पास क्या होगा, दिस चेंज टू द हार्ट कॉज इट नीड मोर ऑक्सीजन। जब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए हार्ट को और ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। अब जब उसको प्रॉपरली नहीं मिलेगी तो सेल की डेथ होना, सेल के अंदर हार्ट के जो सेल्स हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, जब आपके पास हार्ट की डेथ हो जाए, आपके पास हार्ट के सेल्स की डेथ हो जाएगी तो ऑटोमेटिक कार्डिक अरेस्टमेंट हो जाएगी, यानी दिल काम करना बंद कर देगा और जिसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। यहाँ पर आपके पास पूरा यही लिखा है कि लेस ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जब ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, जो लीड करेगी फर्दर हार्ट डैमेज को, और जो आपके पास फर्दर
ब्लड प्रेशर और ज़्यादा लो हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपके पास क्या होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है डैमेज हो जाएंगे लूप टू अनटिल द डेथ। बेटा उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसको मैंने आपकी बुक में इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। क्योंकि हमने अगर बात करते हैं तो हमारी पूरी सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो है वो डिपेंड करती है दिस फीडबैक सिस्टम पे। यानी अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, चैप्टर नंबर 2 में भी इसका रोल बहुत ज़्यादा है, चैप्टर 3 में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है, और चैप्टर नंबर 4 में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फीडबैक सिस्टम का। बल्कि अगर मैं सिंपल वे में बात करता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर इस फीडबैक सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर ये फीडबैक सिस्टम ना हो तो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। इसकी 2 वजह मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम इस जो सेकेंड ईयर के लेक्चर होंगे इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो हमारे अगले साल आने वाला एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी जो MD कैट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का जो एडमिशन टेस्ट है उसके लिए भी साथ साथ प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो ये लेक्चर समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में अपने दोस्तों के साथ। तब तक अगले लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।